नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आज मैं भगत सिंह जी के बारे में बताने आई हूँ। आज है 23 मार्च 2022। 23 मार्च की डेट, आपको दिनांक याद होगा क्या हुआ था? आज के ही दिन भारत के इस वीर सपूत को फांसी दे दी गई थी। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ये फांसी के फंदे में झूल गए थे। कार्य जो इतने अच्छे थे, देखते हैं। 5 वर्ष की बाल्यावस्था में इनके खेल खेलने का तरीका भी अलग था। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 5 वर्ष की आयु में जो खेल खेलते थे, अपने दोस्तों को 2 टोलियों में बांट देते थे और आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते थे, यानी आक्रमण करते थे, और साथ ही साथ युद्ध का अभ्यास भी करते थे। एक दिन इनके पिता सरदार किशन सिंह जी अपने मित्र नंद किशोर मेहता जी के पास भगत सिंह जी को ले गए, अबोध बालक 5 वर्ष की उम्र में, और ये खेतों में खेलने लगे, जहां पे इनके पिता और उनके दोस्त नंद किशोर जी बात कर रहे होते हैं। और ये छोटा सा बालक, अबोध बालक, मिट्टी के टुकड़ों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख रहे होते हैं। इनके खेल से आकर्षित होकर नंद किशोर मेहता जी इनके पास आते हैं और बच्चे से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? बड़े गर्व से बच्चा बोलता है, मेरा नाम भगत सिंह है। फिर इसके बाद नंद किशोर जी दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या करते हैं आप? तो बच्चे ने फिर से बड़े गर्व से जवाब दिया, बंदूक बेचता हूं। ये सुन के एकदम अचंभव में आ गए, शौक हो गए नंद किशोर जी कि ये बच्चे ने ये जवाब क्यों दिया। यही प्रश्न था, क्यों, नंद किशोर जी का उस बच्चे से। वो बच्चा बोला, मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बंदूक बेचता हूं। मैं अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए बंदूक बेचता हूं। यही सुनकर बच्चे के पिता सरदार किशन सिंह जी को नंद किशोर जी अपने पास बुलाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि आपके यहाँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ ये बेटा पैदा हुआ है। ये पैदा हुआ, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो एक दिन पूरे दुनिया में अपना नाम करेगा और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाएगा। और क्या था, नंद किशोर मेहता जी की बात भी सत्य निकली। वो कहते हैं ना कि भगत सिंह जी के कार्यों से उनके वीर, धीर और निर्भीक होने का आभास होता था। भगत सिंह जी के कार्यों से उनके वीर, धीर और निर्भीक होने का आभास होता था। अब इनके बारे में हम जानेंगे आगे। इन्होंने इतिहास के पन्नों में जाएंगे, इनके बारे में ये चीज का पता लगाएंगे कि इन्होंने क्या किया और इनकी जीवनी क्या थी। मिलते हैं वीडियो पे। आइए जानते हैं भगत सिंह जी के बारे में। नाम इनका भगत सिंह ही था। जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। स्थान जो था जन्म का, वो था ग्राम पंगा, तहसील जरनवाला, जिला लायलपुर, पंजाब। पिता का नाम किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर। शिक्षा इनकी थी DAV हाई स्कूल, लाहौर नेशनल कॉलेज लाहौर। संगठन नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कीर्ति किसान पार्टी दल, क्रांति दल। राजनीतिक इनकी विचारधारा थी समाजवाद व राष्ट्रवाद। मृत्यु इनकी हुई 23 मार्च 1931। मृत्यु का स्थान था लाहौर। अब आगे हम इनके प्रारंभिक इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के बंगा में किसान सिंह और विद्यापति के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह आंदोलन के नेता थे और
उन्होंने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की। चेनाब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को संगठित करने में उनके मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका साथ अच्छे से दिया था। आगे देखते हैं, अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे और उन्हें ईरान भागने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा उनका परिवार गदर पार्टी का समर्थक था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल ने युवा भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद की। भगत सिंह की शिक्षा के बारे में जानते हैं। भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का अनुसरण किया। भगत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों को ललकारा था और सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाकर गांधी की इच्छाओं का पालन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। उनके किशोर दिनों के दौरान 2 घटनाओं ने उनके मजबूत देशभक्त के दृष्टिकोण को एक आकार दिया। पहला जो एक दृष्टिकोण है वो है 1919 में जलियांवाला बाग मस्करे और 1921 में ननकाना साहिब में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या। उनका परिवार स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसक दृष्टिकोण की गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करता था। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के पीछे के कारणों का भी समर्थन किया। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी की अहिंसक कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विद्रोह के सबसे प्रमुख वकील के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। आगे हम बढ़ते हैं। वह बीए की परीक्षा में थे जब उनके माता पिता ने उसकी शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यदि उनकी शादी गुलाम भारत में होने वाली थी तो मेरी दुल्हन की मृत्यु हो जाएगी। मार्च 1925 में यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित होकर भोज सिंह के साथ इसके सचिव के रूप में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हुए, जिसे बाद में उन्होंने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में फिर से शुरू किया। शादी करने के लिए मजबूर नहीं करने का आश्वासन मिलने के बाद वह अपने माता पिता के घर लाहौर लौट आए। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया और अपनी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से योगदान देना शुरू कर दिया। एक छात्र के रूप में भगत सिंह एक उत्साही पाठक थे और वे यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ते थे फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रेरित होकर उनकी राजनीतिक विचारधाराओं ने आकार लिया और उनका झुकाव समाजवादी दृष्टिकोण की ओर हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या योगदान रहा भगत सिंह जी का? प्रारंभ में भगत सिंह की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संक्षिप्त लेख लिखने, सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक हिंसक विद्रोह
के सिद्धांतों को रेखांकित करने, मुद्रित करने और वितरित करने एक सीमित थी। युवाओं पर उनके प्रभाव और अकाली आंदोलन के साथ उनके सहयोग को देखते हुए वह सरकार के लिए एक रुचि के व्यक्ति बन गए। पुलिस ने उन्हें 1926 में लाहौर में हुए बमबारी मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें 5 महीने बाद 60,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने सभी दलों के जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर मार्च किया। पुलिस के प्रदर्शनकारियों की प्रगति को विफल करने के लिए एक क्रूर लाठीचार्ज का सहारा लिया। टकराव ने लाला लाजपत राय को गंभीर चोटों के साथ छोड़ दिया और उन्होंने 17 नवंबर 1928 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची और जो पुलिस अधीक्षक थे। माना जाता है कि लाठीचार्ज का आदेश दिया है क्रांतिकारियों ने स्कॉट के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स को गलत तरीके से मार डाला। भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी से लाहौर छोड़ दिया। बचने के लिए अपनी दाढ़ी मुंडवा दी और अपने बाल काट लिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के गलियारों में बम फेंका। इंकलाब जिंदाबाद और हवा में अपनी मिसाइल को रेखांकित करते हुए पर्चे फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था और इसीलिए इसे भीड़ वाली जगह से दूर फेंक दिया गया था। लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामे में घायल हो गए। धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारी दी। 1929 विधानसभा हादसा ट्रायल। विरोध का नाटकीय प्रदर्शन राजनीति क्षेत्र से व्यापक आलोचनाओं के साथ किया गया था। सिंह ने यानी भगत सिंह जी ने जवाब दिया, जब आक्रामक तरीके से लागू किया जाता है तो यह हिंसा है और इसीलिए नैतिक रूप से यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वैध कारण के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य है। मई में ट्रायल की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सिंह ने अपना बचाव करने की मांग की, जबकि बटुकेश्वर दत्त ने अफसर अली का प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने विस्फोटों के दुर्भावनापूर्ण और गैर कानूनी इरादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा के पक्ष में फैसला सुनाया। लाहौर षड्यंत्र केस एंड ट्रायल। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने लाहौर में HSRA बम फैक्ट्रियों पर छापा मारा और कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों हंस राज वोहरा, जय गोपाल और फणींद्र नाथ घोष के सरकार के लिए अनुमोदन किया, जिसके कारण सुखदेव सहित 21 गिरफ्तारी हुई। जतीन्द्र नाथ दास राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या और बम निर्माण के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था। 28 जुलाई 1929 को न्यायाधीश राय साहेब पंडित श्री कृष्ण की अध्यक्षता में विशेष सत्र अदालत में 28 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस बीच सिंह और उनके साथी कैदियों ने श्वेत बनाम
देशी कैदियों के उपचार में पक्षपातपूर्ण अंतर के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की और राजनीतिक कैदियों के रूप में मान्यता देने की मांग की। भूख हड़ताल ने प्रेस से जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांगों के पक्ष में प्रमुख सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा किया। 63 दिनों के लंबे उपवास के बाद जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हुई। नकारात्मक जनमत के कारण अधिकारियों के प्रति तीव्र हो गई। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अंततः अपने परिवार, अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116वां दिन का उपवास तोड़ा। कानूनी कार्रवाई की धीमी गति के कारण न्यायमूर्ति जे कोल्ड स्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर और न्यायमूर्ति जी.सी. हिल्टन से युक्त एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन के निर्देश पर की गई थी। न्यायाधिकरण को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। अभियुक्तों की उपस्थिति के बिना और एक तरफा मुकदमे थे जो शायद ही सामान्य कानूनी अधिकारों दिशा निर्देशों का पालन करते थे। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसने घोषणा की कि सॉन्डर्स हत्या में सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शामिल होने की पुष्टि के लिए अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। सिंह ने हत्या की, यानी भगत सिंह ने हत्या की बात स्वीकार की और परीक्षण के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ बयान दिए। उन्हें मौत तक की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 भगत सिंह को उनके साथियों के साथ, यानी राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। ऐसा कहा जाता है भगत सिंह को फांसी की सजा। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 में भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि तीनों अपने पसंदीदा नारों जैसे इंकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नीचे का उच्चारण करते हुए फांसी के लिए काफ़ी खुश थे। सतलज नदी के तट पर हुसैनीवाला में सिंह और भगत सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की ये कहानी हमें और आप सभी लोगों को बहुत ही प्रेरित करती है और जिनको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके इस कहानी के बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में ज़रूर अपना व्यू दें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।